हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। फ्रेंड्स, फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है दो खूबसूरत काली आंखें। एक लेखक मशहूर छतरी सैनिक यानी कि पैराशूटिस्ट और कर्तबी हवाबाज अर्थात विमान चालक की रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानी है। और इस स्टोरी के राइटर हैं सर जॉन ट्रैनम और इस स्टोरी को एडिट किया है सर रस्किन बॉन्ड ने। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद दो खूबसूरत काली आंखें। यह उस समय की बात है जब मैं लॉन्ग बीच में था। वहाँ एलन नाम के एक व्यक्ति से मेरी भेंट हुई और हमारी ये मुलाकात जल्द ही एक साझेदारी में बदल गई। पहले ये व्यक्ति एक गुब्बारा उड़ाका यानी कि बैलूनिस्ट रह चुका था और उस दौरान उसने हवाबाजी में काफी ज्ञान एवं तजुर्बा हासिल कर लिया था। अब वह फिल्म कार्य के लिए करतब दिखाने वाले लोगों के एजेंट के रूप में अच्छा बड़ा कारोबार करने लगा था। बदकिस्मती से उसके अंदर भी कुछ ऐसे छोटे मोटे दोष थे जो बहुत से अच्छे कारोबारियों में होते हैं और उन्हीं दोषों के कारण अंततः अमेरिकी सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसका मुख्य दोष ये था कि वह अति उत्सुक युवकों को बहुत ही घटिया किस्म के उपकरण बेच रहा था। उन दिनों हवाई छतरियां यानी कि पैराशूट प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो गया था और जब एलन ने उन्हें अपेक्षाकृत आसान शर्तों पर देने का प्रस्ताव किया तो उन तजुर्बेकार कलाबाजों को पैराशूट प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल गया। नतीजतन यह हुआ कि हवाई छतरी से करतब दिखाने वालों की मृत्यु दर में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई और अगर मैं अधिक सावधान एवं अनुभवी ना होता तो अवश्य ही मेरी गिनती भी उन मरने वालों में होती जिन्होंने एलन से पैराशूट खरीदे थे। मैं कबूल करता हूं कि इस आदमी के साथ मेरी पहली बड़ी दुर्घटना का कारण मेरा अपना दुस्साहस ही था। उसके पास अन्य कौतूहलपूर्ण वस्तुओं के बीच लगभग 45 फीट व्यास का एक विशाल पैराशूट था जिसकी चौड़ाई सामान्य से करीब 2 गुनी थी। इस उपकरण की अवर्णनीय पथभ्रष्टता एवं असंगति के कारण ही शायद इसका नाम एलन का हुडू रखा गया था। अपनी उड़ान के कुछ मार्ग में तो इसकी चाल स्वाभाविक रहती थी, फिर यह अपनी रफ्तार को अचानक दुलत्ती मारता है और अपनी प्रच्छन्न बदमाशी को प्रकट करने लगता है। कई लोगों ने इस पैराशूट में घुसने की कोशिश की थी, उन सभी के साथ भीषण दुर्घटनाएं घटी। एक दिन मैं एलन के पास गया और उससे बोला, मैं उस पुराने हुडू में एक तफरी करूंगा, क्या ऐसा है? उसने जवाब दिया, पक्का। मैंने कहा, मैं किसी समय उसे लेकर कूद जाऊंगा। उसने अपने कंधे उचकाए। बहुत अच्छा, यह बोला, अपने अगले कर्तव्य पर आप इसे हवा दे सकते हैं। मेरा अगला कर्तव्य एक फिल्म के लिए डायसर के हवाई अड्डे पर होने वाला था जहां मुझे उस नायक का किरदार निभाना था जो किसी मशीन से निकल भागता है। कारण क्या था मुझे पता नहीं। इस स्टंट के लिए मैं उसका 24 फीट का सामान्य पैराशूट भी इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि काम बहुत आसान था, लेकिन जैसे कि मैं पहले ही हुडू के साथ कूदने का इरादा पक्का कर चुका था, यह मौका मेरे हाथ लग ही गया था। मैंने बड़ी शांति से चलना शुरू किया। छतरी बड़े सही ढंग से खुली और सब कुछ ठीक ठाक लगा। तत्पश्चात मैंने झूलना शुरू किया। हर पैराशूट आपको थोड़ा बहुत झुलाता है, लेकिन उसने मुझे बहुत ही ज्यादा झुलाया। समस्या असल में ये थी कि मेरा वजन पैराशूट के असामान्य वजन को संभालने के लिए पर्याप्त तो क्या उसके आसपास भी नहीं था। ना ही मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं रस्सियों को खींचकर झूल के प्रभाव को विफल कर सकूं, जैसा कि किसी आपात स्थिति में सामान्यतः किया जाता है। मेरा झूलना अधिकाधिक उग्र होता चला गया और बाद में मैं बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। स्थिति इस हद तक पहुंच गई कि कुछ मौकों पर मैंने खुद को पैराशूट में उस छेद से नीचे झांकते पाया जो मेरे सिर से करीब 30 फीट ऊपर होगा। इतना होने पर भी मैंने अधिक कठिनाई महसूस नहीं की होती अगर मुझे वापस उसी ढंग में झुलाया गया होता जिस तरह ऊपर की ओर जाते समय हुआ था। लेकिन सच ये है कि अपकेंद्री बल ने बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंचकर मुझे धोखा दे दिया और मैं लगभग एक खड़ी अवस्था में नीचे गिरने लगा तथा 30 फुटी रस्सियों के अंत में जबरदस्त झटके के साथ फिर ऊपर उठ गया। लेकिन यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं थी। इससे अधिक गंभीर संकट तो अभी आने वाला था
और वह तब आया जब मैं ज़मीन छू चुका था। रस्सियों के छोर पर लटका मैं चारों ओर इस तरह तेज़ी से घूम रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी गुलेल में पत्थर के एक बड़े टुकड़े को घुमाया जा रहा हो, और इसमें ज़रा भी शक नहीं रह गया था कि मैं इतने ज़ोर से ज़मीन से टकराऊंगा कि मेरे शरीर की लुगदी बनकर रह जाएगी। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहना होगा कि मैं बच गया। मैं ज़मीन से थोड़ा ही दूर रह गया था। नीचे आने की अंतिम कूद में अभी 20 से 30 फीट की दूरी थी और मैं वास्तव में बैठने की मुद्रा में ज़मीन से टकराया, जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और चोट से मेरी आंखें बुरी तरह काली पड़ गईं। आंखें काली कैसे पड़ी मैं नहीं बता सकता, इसका जवाब तो कोई डॉक्टर ही दे सकता है, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरा माथा रेत भरी बोरी से टकराया हो। जब उन्होंने धूल मिट्टी में से मुझे बाहर निकाला, उन्होंने देखा कि मेरे अंदर अभी कुछ जान बाकी है। अतः उन लोगों ने मुझे एक मोटर गाड़ी में डालकर मैदान में चारों ओर घुमाया, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मरा नहीं हूँ। विजय की इस पूरी परेड में मुझे पूरा होश था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब हम विमान घर के पीछे आरामदेह जगह पर पहुंचे, मैं एक गहरी नींद में खो गया और 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं आया। बिस्तर पर पड़े पड़े स्वास्थ्य लाभ करने के दौरान मैंने एक ऐसे लड़के की मौत के बारे में पढ़ा जिसे एलन ने एक छोटा बोगस पैराशूट बेचा था। ये वही पैराशूट था जिसे मैंने कुछ समय पहले देखा और जांचा परखा था। उसका रेशमी कपड़ा तो ठीक ठाक था, लेकिन उसका साज सामान मैं एक निगाह में बता सकता था बिल्कुल ही घटिया स्तर का और बेकार था। यह लड़का पूर्व का रहने वाला था। उड़ान कला में उसने अभी अभी कदम रखा था और उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि कोई भी विमान चालक तब तक अपने नाम को सार्थक नहीं कर सकता जब तक कि उसने पैराशूट से उतरना ना सीखा हो। अतः उसने एलन से किट खरीद ली थी और उसकी जांच किए बिना ही छलांग लगा दी। कपड़ा खुल गया और उसमें तत्काल हवा भर गई। वास्तव में बहुत जल्दी, और उसके कारण फीता पट्टी आदि साज सामान पर औसत से अधिक खिंचाव पड़ गया। लेकिन वह फीता पट्टी एक रुमाल का खिंचाव भी सहने के काबिल नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि फीता पट्टी टूटकर अलग हो गई और अगले ही क्षण उस जवान लड़के की देह 120 मील प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे गिर रही थी। वह हवाई अड्डे के निकट 2 विशाल टैंकों के बीच आकर गिरा और उसके शरीर को तलाशने में करीब 1 घंटा लग गया। पर एलन ने इस बात की कोई परवाह नहीं करी। इस दुर्घटना के कुछ समय बाद ही उसने एक और ख़राब पैराशूट किराए पर दे दिया। इस बार फीता पट्टी आदि काफ़ी ठीक दशा में थी। एलन कभी भी अपनी उड़न छतरियों को एक ही जगह पर 2 बार कमज़ोर बनाने की गलती नहीं करता था। पर इस बेचारे लड़के के केस में क्या हुआ था? क्या ये रस्सियाँ बहुत ही घटिया थीं, मछली पकड़ने के काम में आने वाली साधारण डोरी? अगर ये जूते के तस्मों की तरह भी होती या फिर उतनी मजबूत भी होती, तब भी वो लड़का किसी न किसी तरह बच जाता। पर जब उस लड़के ने कूद लगाई, कपड़ा हवा भरने से इतना खुल गया कि उसे झटके के साथ सीधा ऊपर की ओर ले उड़ा। फिर डोरियां ऐंठने लग गईं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐंठी हुई डोरी किसी बाल्टी में बांधते हैं और उसमें कुछ वजन रख देते हैं और उसे एक हाथ की दूरी पर ऊपर उठाते हैं, तो आप देखेंगे कि बाल्टी धीरे धीरे घूमना शुरू कर देती है। इस लड़के के साथ भी वही हुआ था। जैसे ही डोरियों पर उसका भार अड़ा, वह ऐंठने लगी और एक दूसरे से लिपट गईं। सारी रस्सियां मरोड़ खाने के बाद एक तार में बदल गई और पैराशूट, जिसे खुलकर एक छतरी की तरह तन जाना चाहिए था, एक गठरी में तब्दील हो गया। इस तरह पैराशूट हवा का प्रतिरोध उस बेचारे लड़के से अधिक नहीं कर पाया और वे दोनों किसी धूमकेतु की भांति एक साथ नीचे आ गिरे और बुरी तरह से तबाह हो गए। इस वृत्तांत ने मुझे चौंका दिया। एक साथ 2 मौत की घटनाएं और दोनों के पीछे एलन की घटिया करतूत होने का पक्का संदेह। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। फिर भी मैंने उसके साथ अपनी साझेदारी एकदम नहीं तोड़ी, क्योंकि आखिरकार वह एक अच्छा एजेंट जो था, और घटिया पैराशूट बनाने में मैंने उसकी कोई मदद नहीं की थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने तुरंत उससे कोई नाता ना रखने का निश्चय कर लिया। यह कोई जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं था, बल्कि उससे भी ज़रूरी था। वो था पैसा। मेरे एजेंट के रूप में उसने एक फिल्म कंपनी में मेरे लिए काम का जुगाड़ किया था, करतब यानी कि स्टंट के लिए। वह इतना साधारण किस्म का था कि उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। जब काम खत्म हो गया और अपना पैसा लेने का समय आया, तो मैं एलन के पास गया।
कंपनी ने उसे पहले ही भुगतान कर दिया था और मैंने अपना पारिश्रमिक मांगा, यानी कि मेहनताना। तुम्हें इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, एलन ने जवाब दिया। मैंने कहा मुझे अभी चाहिए। मैंने कहा और अपना पैसा मांगा। अभी तो नहीं मिल सकता, एलन बोला। अच्छा, समय आने पर मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा, एलन ने कहा। यानी जब तुम देना चाहोगे तब दोगे, क्यों? मैं बोला। ऐसा ही है, एलन ने कहा। तो ठीक है, मैंने कहा। मुझे वह मंजूर नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चूंकि उसने मेरा पैसा नहीं दिया, मैंने उसके एक पैराशूट में छेद कर दिया। मगर जनाब, एलन और उसका सब कुछ अंदर तक निकृष्ट एवं निहायत घटिया था। वह पैराशूट भी नकली था। इस बीच सर्कस को देशों के एक और दौरे पर जाना था, लेकिन इस बार पूर्वी राज्यों में। इस यात्रा पर जाने के लिए मेरे पास एक तेज़ नायुपोट लड़ाकू विमान था, जो उन पुराने विमानों से बिल्कुल नए प्रकार का था, जिनका मैं अभ्यस्त हो चुका था। बाद में किस्मत ने अगर साथ ना दिया होता तो इस नायुपोट ने मुझे मार ही डाला था। जब हम सैन एंटोनियो टेक्सास पहुंचे, एक साथी ने मुझे इरविन पैराशूट दिखाया, जो एक मायने में उन हवाई छतरियों से बहुत भिन्न था जिनका मैं प्रयोग किया करता था। पहले वाला पैराशूट जहां स्थिर डोरी को खींचने से खुलता था, इरविन पैराशूट को रिप कॉर्ड से खोला जाता था। इस पैराशूट की जांच करने के बाद मैंने पाया कि रिप कॉर्ड को खींचने से स्टील के 2 लंबे पिन भी बाहर आ जाते हैं। यह पिन पैराशूट के पर्दों को बंद रखते हैं। जब रिप कॉर्ड को खींचा जाता, पिन झटके से बाहर निकल जाते, पर्दे चिड़िया के पंखों की तरह खुल जाते और एक बहुत छोटा कार्निक पैराशूट प्रकट होता, जो तुरंत खुल जाता और फिर मुख्य पैराशूट को धक्के से खोल देता था। मज़ेदार बात यह थी कि यह सब पलक झपकते ही हो जाता था। मैं स्वीकार करता हूं कि अब तक मुझे रिप कॉर्ड के आविष्कार पर संदेह था, लेकिन इरविन पैराशूट को आजमाने के बाद मुझे मानना पड़ा कि यह उन पैराशूटों से बहुत बेहतर था जिनका मैं प्रयोग करता था। इन पैराशूटों को हासिल करने के बाद हमारे साथ केवल 2 हादसे हुए, लेकिन इन हादसों का स्टंट से कोई संबंध नहीं था। पहली दुर्घटना तो तब हुई जब उड़ान के दौरान हम रेतीले तूफान में फंस गए और हमारे टैंकों में 2-3 घंटों तक का ही पेट्रोल बचा था। रेत की आंधी का सामना करना तब भी कोई खेल नहीं होता जब आप ज़मीन पर होते हैं, और जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की गति से हवाई यात्रा कर रहे हों तब ऐसे में कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एक हवाई जहाज़ में ज़मीन के नज़दीक उड़ते हुए दृश्यता का होना आवश्यक है। हम एक रेल मार्ग के साथ साथ जा रहे थे, क्योंकि इस ज़िले में जबरन उतरने का मतलब था कई दिनों या सप्ताहों तक किसी के आने का इंतज़ार करना, और रेल मार्ग का अनुसरण करते हुए ही हम बस्ती तक पहुंच सकते थे। चूंकि कहीं ना कहीं तो हमें उतरना ही था, इसलिए हम रेल मार्ग के जितना नज़दीक पहुंच सकते थे उतने नज़दीक पहुंचकर नीचे आ गए। ज़मीन को छूते ही विमान को झटका लगा, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं थी। ज़मीन पर थोड़ी देर चलने के बाद हमारा विमान अचानक लेकिन संतोषजनक ढंग से ठहर गया, और सुरक्षित उतरने पर हमने एक दूसरे को बधाई दी। अपने चेहरे से रेत साफ करते हुए अचानक मैंने देखा कि विमान के दोनों पंख गायब हैं, और ये देखकर मैं बहुत खींच गया। उतरने पर विमान का इस तरह ढह जाने का कोई मतलब नहीं है। बेशक वह दिन दूर नहीं जब हमारे पास पंख समेटते जहाज भी हों, लेकिन हमारे विमान के बारे में फिलहाल ऐसे कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन हमने यह भी नहीं सोचा था कि हमारा विमान ज़मीन पर सुरक्षित उतार ली जाने के बावजूद हमारे साथ इस तरह का धोखा करेगा, अपने महत्वपूर्ण अंगों से हाथ धो बैठेगा। गुस्से से अधिक दुख का अनुभव करते हुए मैंने विमान के ढांचे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से देखा और रेत के थपेड़ों के बीच पंखों की निशानी खोजने का प्रयास किया। हालांकि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और तभी मैंने देखा कि क्या हुआ होगा। हमारा विमान जब नीचे उतरा, विमान के पहिए कैक्टस के 2 झुरमुटों के बीच घिरी जमीन की तंग पट्टी से लग गए थे। उस पर आगे बढ़ते हुए विमान के पंख दोनों ओर उगी झाड़ियों से उलझते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कैक्टस एवं जंगली झाड़ झंकाड़ से टकरा टकरा कर पंखों के परखच्चे उड़ गए। हमने उसे वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया और 4 घंटे तक रेल पटरी पर बैठे रहे। इस दौरान अंधड़ शांत हो गया और हम अगली गाड़ी को रोकने में कामयाब हो गए। रेल पद अधिकारियों ने यह देख कर कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें गाड़ी में चढ़ा लिया, और हमारा वह हवाई जहाज़ मैं समझता हूँ अभी तक रेगिस्तान में ही धंसा पड़ा होगा।
दूसरी दुर्घटना कुछ अलग थी और इसका कारण भी फिर वही था, दुराचारी और मानव द्वेषी कैक्टस की झाड़ी थी, जिसे कुछ लोग दिल का बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन देखने में तो वह बहुत डरावनी लगती है। मैं इस बार पैराशूट के जरिए काफ़ी स्वाभाविक ढंग से नीचे आ रहा था, लेकिन हवा के झोंके ने सीधे साधे रास्ते से मुझे कुछ दूर कर दिया। मैंने कभी भी उल्टी रखी संगीनों में छलांग नहीं मारी है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे ही एक अनुभव से गुजरने के बारे में बताने का मुझे पूरा अधिकार है आप सब लोगों को। मेरा पैराशूट उत्तरी अमेरिका के कैक्टस से भरे सबसे बड़े झुरमुट में जाकर धंस गया। मुझे पक्का यकीन है कि इस झुरमुट को विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए चुना गया होगा और मेरा बदन दर्द से चीखते एक मानवीय पिन कुशन में बदल गया। और वह पिन भी ऐसे वैसे नहीं थे, बुनाई करने वाली सुइयों के आकार के थे। मेरे बदन में चुभे इन कांटों को निकालने में उन्हें कुछ समय लग गया और ये मेरे लिए वास्तव में कोई छुट्टी का दिन भी नहीं था। और इसी तरह से मेरा ये रोमांच का सफ़र आप सबके सामने है। तो फ्रेंड्स, ये थे उस हैरत अंगेज और ख़तरनाक स्टंट बाज के ज़िंदगी के निजी अनुभव जो उसने हम लोगों के साथ बांटे। फ्रेंड्स, उसने अपनी ज़िंदगी के वो ख़तरनाक पल शेयर किए जो उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ गए थे और एक एक बारीकी को जो कि पैराशूट के साथ घटित हो सकती है आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी भी स्टंट में, चाहे वो ज़मीन पर हो या आसमान में, अगर आपके साथ भगवान या गॉड नहीं है तो आपके साथ सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन अगर आपके साथ वो हैं तो आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो सकती है और आप ज़िंदगी भर एक स्टंटमैन बने रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी एक पैराशूट स्टंटमैन की। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।